Hello everyone, how are you? I hope you all are fine. आज हम लोग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग का सेकेंडरी कोर्स सोशल साइंस बुक 1 का मॉड्यूल 1 इंडिया एंड द वर्ल्ड थ्रू द एजेस लेसन 2 मिडिवल वर्ल्ड जो कि हिस्ट्री का चैप्टर है। आज हम लोग उसका बचा हुआ पार्ट कवर अप करने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो स्टूडेंट्स। अभी हम लोग न्यू टॉपिक्स को पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर का। चेंजेस इन फ्यूडल इकोनॉमी, प्रॉस्पेरिटी एंड क्राइसिस इन मेडिवल यूरोप। तो जो फ्यूडल इकोनॉमी था उसमें क्या चेंजेस आया, मेडिवल यूरोप के कैसा प्रॉस्पेरिटी रहा, मीन्स किस तरह से वो समृद्धशाली थे और किस प्रकार से उन पे संकट पड़ा। We have just finished reading about the various aspects of the feudal system, but this system remained the same throughout the medieval period? Not at all. Indeed, the feudal system was not a static system. It witnessed several changes, and the feudal economy underwent a pattern of prosperity and crisis. Let us trace this pattern from the beginning. तो हम लोगों ने अभी क्या पढ़ के खत्म किया कि इसमें बहुत सारे वेरियस एस्पेक्ट्स पढ़े फ्यूडल सिस्टम के बारे में। लेकिन क्या ये जो सिस्टम था वो पूरी तरह से सेम रहा मेडिवल पीरियड में? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये जो फ्यूडल सिस्टम था वो एक स्टैटिक सिस्टम नहीं था। इसमें बहुत सारे चेंजेस आए। जो फ्यूडल इकोनॉमी था उसका पैटर्न, जो प्रॉस्पेरिटी और क्राइसिस का, वो उसमें पैटर्न चेंज होता है। मीन्स कभी समृद्धशाली रहा ये फ्यूडल इकोनॉमी, तो कभी इस पे संकट भी पड़े। चलिए हम लोग उस पैटर्न को ट्रेस करते हैं। The few centuries after the collapse of the Roman Empire were marked by a low level of economic life. As we already know, this was also a period of political change and turmoil. There was a decline in town life, trade, and monetary exchange. Some cities did survive from Roman days, but these were only empty shells which had no real economic role. Roads deteriorated, barter widely replaced the use of money. European economy was based almost entirely on agriculture and very limited local trade. The main economic unit was the self-sufficient landed estate or the feudal manor that we have read about. Technology used in agriculture was backward and agricultural yields were low. This condition lasted till about the 10th century AD. तो जो कुछ सेंचुरीज था जिसके बाद जब रोमन एम्पायर का कोलैप्स हो गया था, तो उससे क्या हुआ था कि रोमन एम्पायर का जो लेवल था इकोनॉमिक लाइफ का वो लो हो चुका था। और जैसा कि हम लोग पहले से ही जानते हैं पढ़ के कि ये जो पीरियड था उसमें पॉलिटिकल और टर्मोइनल चेंज हुआ और यहाँ के टाउन लाइफ में डिक्लाइन हुआ और ट्रेड भी और मॉनेटरी एक्सचेंज भी उसका भी डिक्लाइन हुआ। कुछ सिटीज थे जो कि रोमन डेज में सरवाइव कर रहे थे, लेकिन वो पूरी तरह से खाली हो चुके थे, उनका कोई भी रियल इकोनॉमिक रोल नहीं था। रोड्स खराब हो चुके थे, जो बार्टर सिस्टम था उसको रिप्लेस किया गया था मनी से। बार्टर सिस्टम क्या है? बार्टर सिस्टम में लोग अपने गुड्स को एक्सचेंज करते थे, लेकिन इस चीज को रिप्लेस करके लोग क्या करने लगे? पैसों का यूज करने लगे। जो यूरोपियन इकोनॉमी था वो ऑलमोस्ट एग्रीकल्चर पे बेस्ड था और कुछ लिमिटेशन इसका लोकल ट्रेड पे भी था कि लोग छोटे मोटे तौर पे व्यापार कर लिया करते थे। इसका जो मुख्य आर्थिक यूनिट है, मेन इकोनॉमिक यूनिट, वो सेल्फ सफिशिएंट लैंडेड स्टेट रहा है और फ्यूडल मैनर रहा है, जिसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। जो टेक्नोलॉजी यूज, जो एग्रीकल्चर था इसमें टेक्नोलॉजी का यूज नहीं किया जाता था, इसलिए ये बैकवर्ड था। मीन्स टेक्नोलॉजी के यूज में ये एग्रीकल्चर बैकवर्ड था और जिसके कारण जो एग्रीकल्चर इर्स था, जो प्रोडक्ट था, वो भी लो था। और ये कंडीशन कब तक रहा है? 10th century AD तक रहा है। After the 10th century, the feudal system of production underwent significant changes. There was an increase in agricultural fields as the system became more and more stable. Another factor that had been increasing agricultural productivity at this time was a significant improvement in agricultural techniques. A new plough was introduced which was heavier, had wheels, and was drawn by a team of oxen. तो 10th सेंचुरी के बाद क्या हुआ कि जो फ्यूडल सिस्टम है इसमें जो प्रोडक्शन था वो उसके अंदर में बहुत सारे सिग्निफिकेंट चेंजेस आए। एग्रीकल्चर फील्ड्स में इंक्रीजमेंट हुआ कि इंक्रीज हुआ और ये जो सिस्टम था वो ज़्यादा से ज़्यादा स्टेबल हो गया।
बस इससे पहले वो अनस्टेबल था, लेकिन अब वो 10th सेंचुरी एडी में स्टेबल हो चुका था। दूसरा फैक्टर है कि इसमें जो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी था इस समय में इम्प्रूव हुआ था एग्रीकल्चरल टेक्निक्स की वजह से, और न्यू प्लो का इंट्रोडक्शन हुआ था जो कि हेवियर था, जिसमें व्हील्स थे और ये बैलों के द्वारा खींचा जाता था। This helped in cultivating the heavy and sticky soil of northern Europe more effectively. Agriculture was later replaced by the three-phase system in which one-third of the land was left fallow, one-third was used for cultivating autumn crop and one-third for a spring crop. By leaving only a third part of the land fallow, the three-phase system helped greatly in increasing the cropped area. The new plough feed system and other innovations in agriculture techniques helped in increasing the agricultural yield by several times. तो हम लोग देखेंगे कि ये जो कल्टीवेट किया जाता था, इसमें क्या हुआ कि जो ऑक्सन थे, जो बैल थे, उनका जो टीम था वो प्लफिंग करते थे। तो इसके कारण क्या हुआ कि जो कल्टीवेशन हुआ था, खेती का जो तरीका था, वो उसमें क्या था कि जो हेवी और स्टिकी सॉइल थे नॉर्दर्न यूरोप के, उसको मोर इफेक्टिवली ये लोग कल्टीवेट कर सकते थे। और जो एग्रीकल्चर को बाद में रिप्लेस किया गया थ्री फील्ड सिस्टम में। ये थ्री फील्ड सिस्टम क्या है? तो ये थ्री फील्ड सिस्टम है कि जिसमें वन थर्ड जो पार्ट है लैंड का, उसे फैलो छोड़ दिया जाता था, मीन्स उसको कल्टीवेट नहीं किया जाता था, उसको लेफ्ट छोड़ दिया जाता था, और वन थर्ड पार्ट को कल्टीवेट किया जाता था ऑटम क्रॉप के लिए, और वन थर्ड पार्ट फील्ड के उसको स्प्रिंग क्रॉप के लिए किया जाता था कल्टीवेट। और अगर इसमें क्या हुआ कि जो ये थर्ड पार्ट था जिसको लोग फैलो लैंड बोलते थे, मीन्स इसमें कोई भी खेती नहीं किया जाता था, इसके कारण क्या होता कि जो थ्री फील्ड सिस्टम था उसने की वजह से जो क्रॉप का जो एरिया था वो इंक्रीज हुआ, और इस नए प्लॉट की वजह से जो थ्री फील्ड सिस्टम था उसका एक अलग से इनोवेशन हुआ जो एग्रीकल्चर टेक्निक्स की हेल्प से। इसमें जो एग्रीकल्चर इल्ड था वो बढ़ गया। Along with the expansion in agriculture, the period from the 10th to the 12th century also witnessed the revival of trade and the growth of town life. Trade ranged from the small trade at local markets where peasants sold their seize grain or eggs and bought long distance trade products like wine or cotton. Improvements in road building helped road transport, rivers and sea routes were also used for trade. The revival in trade made necessary new patterns of payment since barter was inadequate for this purpose. As a result, money economy made a tremendous advance. This led to agricultural prosperity of the surrounding rural areas. The town soon began to specialize in certain enterprises. One of these was cloth making, which became one of the most important industries of these towns. Guilds became important. Both merchant activities and craft production came to be organized around guilds. These medieval towns continued to grow in importance and ultimately became an important factor in the breakdown of feudal relations of the countryside. तो इसमें जो एग्रीकल्चर का एक्सपेंशन हुआ 10 से 12 सेंचुरी के बीच में, और इसमें व्यापार का भी पुनरुत्थान हुआ, क्योंकि जो इससे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा कि जो ट्रेड था उसका लोकल ट्रेड पे लोग आधारित थे, लेकिन इसमें क्या हुआ कि रिवाइवल ऑफ ट्रेड हुआ और ये जो टाउन लाइफ है उसका ग्रोथ हुआ था। ट्रेड कहाँ से रेंज होता? स्मॉल ट्रेड में छोटे मोटे व्यापार भी होते थे लोकल मार्केट्स में, जहाँ पे जो किसान थे वो अपने एक्सेस ग्रेन को एग्स को बेचते थे, और ये एक लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड प्रोडक्ट्स जैसे कि वाइन और कॉटन था, ये सबको। और इम्प्रूवमेंट्स हुआ था रोड में, क्योंकि इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा कि जो रोड था उसकी स्थिति खराब हो चुका था, वो डिटीरियोरेट हो चुका था, लेकिन इस समय 10वीं से 12वीं शताब्दी में रोड का इम्प्रूवमेंट हुआ, और रोड जो ट्रांसपोर्ट था उसका भी इसमें उसका भी बिल्ड किया गया। जो रिवर और सी रूट्स थे वो भी व्यापार के लिए यूज किया जाने लगा, और जो ये ट्रेड का जो रिवाइवल था वो नेसेसरी था। इसमें नए पेटेंट्स आए पेमेंट के, जैसे कि बार्टर था वो इनएडिक्वेट था, मीन्स कभी कभी क्या होता था बार्टर सिस्टम में कि लोग झगड़ा कर लेते थे कि मेरा इतना सामान है और तुम मुझे इसके बदले में कम दे रहे हो, तो इसकी जगह पे लोगों ने मनी का यूज करने लगा कि जो सामान के हिसाब से वो पैसे देते थे। इसके परिणाम स्वरूप जो पैसा था वो इकोनॉमी जो पैसा का था वो एक ट्रिमेंडस एडवांस, इसमें लोग झगड़े कम करने लगे, और इसकी वजह से एक जो एग्रीकल्चर प्रॉस्पेरिटी आया, मीन्स खेती से जुड़ा खुशहाली आया ग्रामीण जीवन में, और जो टाउन्स भी था
वो भी उसका भी इंटरप्राइजिंग होने लगा, वो भी इंटरप्राइज कर गया। और इसमें से जो क्लॉथ मेकिंग था, वो भी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्री बन गया टाउन में, मीन्स जहाँ पे कपड़े बनते थे। गिल्ड्स भी एक मुख्य हिस्सा बन चुका था। और जो दोनों किसान जो व्यापारी थे, और जो मर्चेंट एक्टिविटीज था व्यापारियों के लिए, और जो क्राफ्ट प्रोडक्शन था, वो भी गिल्ड्स के चारों ओर ऑर्गेनाइज हो गए। ये जो मेडिवल टाउन्स था, उनका इम्पोर्टेंस, और जो अल्टीमेटली वो एक इम्पोर्टेंट बन चुके थे फैक्टर, जो कि फ्यूडल रिलेशंस को कंट्री साइड में वो ब्रेक डाउन करने लगे धीरे धीरे। द टेंडेंसी टुवर्ड्स growth reached its limits by the end of the 12th century. Significant changes could be noticed in the feudal system by the 13th century, which witnessed a reversal of the process of growth. The period of economic growth and prosperity resulted in a rise of population. This meant an increase in the supply of labor for the landlords. They therefore no longer found it necessary to retain their demesnes. Also, due to abundant labor, labor saving technology found few investors. As immense lands were gone, the need to extract labor services from the peasants also waned. The reduction in labor services and technological stagnation in agriculture, together with other factors, brought down agriculture yield very sharply. Food shortages and famines began to occur. Epidemics of plague broke out. All this resulted in an overall decline in the agricultural economy, whereas there was growth of a money economy, urban centers, and trade. However, European society was able to overcome this crisis more easily than the pre-10th century crisis, and by around 1450, the economy started moving towards recovery. तो ये जो टेंडेंसी था ग्रोथ का, उसने अपनी लिमिट्स को एंड होने लगा, उस टेंडेंसी का एंड होने लगा 12वीं शताब्दी में। और इसमें जो चेंजेस आए थे, जिसे फ्यूडल सिस्टम में नोटिस किया गया था 13वीं शताब्दी में, वो एक रिवर्सल ग्रोथ रहा है। उसका जो प्रोसेस था ग्रोथ का, वो रिवर्सल रहा है। ठीक है, ये जो पीरियड था इकोनॉमिक ग्रोथ का, उसमें प्रॉस्पेरिटी था। तो प्रॉस्पेरिटी जब समृद्धिशाली है, खुशहाली है, तो उसकी वजह से पॉपुलेशन भी राइज होने लगे परिणाम स्वरूप। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर जो इंक्रीज हुआ पॉपुलेशन में, तो जो लेबर में भी इंक्रीज हुआ, सप्लाई ऑफ लेबर्स और लैंडलॉर्ड्स में। इसलिए जो अ, क्या हुआ कि ज्यादा लंबे समय तक ये देखा गया कि जो उनका डिमेंसेस है वो किस प्रकार से काम कर रहा है। और अबंडेंट लेबर के कारण जो लेबर सर्विंग टेक्नोलॉजी था, उसमें से जो इन्वेस्टर्स थे, उन्होंने इस टेक्नोलॉजी को फाउंड किया पहले कि कैसे लेबर लोग सर्व करेगा। और जो लैंड्स थे, उसमें किस प्रकार से जो लेबर को एक्सट्रैक्ट किया जाएगा उनके सर्विसेज से। और जो किसान भी उस डिमेंस लैंड्स में गए। जो रिडक्शन हुआ लेबर सर्विसेज का और टेक्नोलॉजिकल स्टैग्नेशन का एग्रीकल्चर में, वो साथ में हुआ। मीन्स उसके कुछ फैक्टर्स थे कि किस प्रकार से जो एग्रीकल्चर एड था उसे सैपली डाउन किया गया। ठीक है, और जो फूड शॉर्टेज और जो फेमिन्स, फूड शॉर्टेज मीन्स खाने की कमी हो गई, फेमिन्स मीन्स क्या हुआ कि सुखाड़ आ गया। ठीक है, तो एपिडेमिक्स ऑफ प्लाग ब्रोक आउट मीन्स उस टाइम एक महामारी चली, जिसे प्लाग बोला जाता है, तो वो उस टाइम आ गया। ठीक है, और इस सब के परिणाम स्वरूप स्वरूप जो ओवरऑल डिक्लाइन हो गया एग्रीकल्चर इकोनॉमी का। और इसमें जो मनी इकोनॉमी, अर्बन सेंटर्स और जो ट्रेड है, ये सब का डिक्लाइन हो गया। यूरोपियन सोसाइटी अब एबल हो गए कि वहाँ पे उन क्राइसिस के लिए वो ओवरकम करने लगे इजिली। वो प्री 10th सेंचुरी में जो क्राइसिस आया था 1450 में, जो इकोनॉमी था वो धीरे धीरे रिकवरी करने लगा। मीन्स हम लोग ये देखते हैं कि जब हम लोग कभी भी परेशानी में पड़ते हैं, किसी भी चीज का हम लोग को दुख होता है, तो हम लोग उससे धीरे धीरे उभरने की कोशिश करते हैं, ओवरकम करने की कोशिश करते हैं, उसके बाद धीरे धीरे हम लोग रिकवरी की ओर बढ़ते हैं। इसी प्रकार यहाँ पे यूरोपियन सोसाइटी में जो क्राइसिस हुए थे, तो लोग उसे धीरे धीरे रिकवरी करने लगे। We now have some idea about the conditions in which people in medieval Europe lived. We have also been able to trace the pattern of change in these conditions over a period of several centuries. How did these changes in the material conditions affect the society and culture of medieval Europe? Let us see for ourselves. तब हम लोग के पास कुछ आइडिया हो गया कि कैसे जो मेडिवल यूरोप के जो लोग थे वो किस कंडीशन में रहते थे। हम लोग इसमें भी ट्रेस करने में सक्षम हो गए कि उनकी जो कंडीशंस थे सेवरल सेंचुरीज में, शताब्दियों तक वो कैसे थे उनके कंडीशंस।
उनमें चेंजेस कैसे आए, कौन कौन से कंडीशंस रहे चेंजेस के सोसाइटी और कल्चर बेस्ड ऑफ मेडिकल यूरोप। चलिए अब हम लोग देखते हैं खुद से आगे। Given the relatively low level of economic life in the period before the 10th century, we should not be surprised to know that it was not a prosperous time for learning of the arts. During this period, learning remained a privilege of the few. The masses received no formal education. In fact, the language of learning was Latin, which was known only to the priestly class. However, even this little bit of education was of a very narrow kind. It consisted mostly of memorization without any reasoning or questioning. All learning was dominated by blind faith. In such conditions, naturally, there was hardly any development in the sciences. There was some attempt at a revival, but even this did not result in any real intellectual creativity. However, the educated members of the priestly and monastic orders did try to recopy and preserve some major works of Roman literature. This at least served as the basis of a revival of learning that began in the 11th and 12th centuries. This period saw very little significant production in the area of literature because of the low level of literacy. The same in the case with artistic productions in this period. However, a unique style that developed in this field was that of manuscript illustrations. On the whole, it may be said that in this period, cultural attainment was minimal and sparse. European civilization at that time was much backward in comparison with other contemporary neighboring civilizations like the Byzantine and the Islamic world. तो हम लोग देखेंगे कि जो इकोनॉमिक लाइफ था 10वीं शताब्दी में, जो लोगों के जो इकोनॉमिक लाइफ थे वो हम लोग उसको पढ़ के ये सरप्राइज हो जाएंगे कि वो ज्यादा प्रॉस्पेरस नहीं था उस समय के अनुसार, और ना ही उसमें ज्यादा प्रॉस्पेरिटी था लर्निंग ऑफ आर्ट्स में। और इस पीरियड के दौरान जो लर्निंग था वो प्रिविलेज था कुछ लोगों के, मीन्स कुछ लोग लर्निंग को अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे थे, और इसमें से ना ही उनको फॉर्मल एजुकेशन प्राप्त हो पा रहा था। इनफैक्ट जो लैंग्वेज लर्निंग था लैटिन, वो भी कुछ लोग ही जानते थे, जैसे कि पिछली क्लास मीन्स जो ऊंची क्लास के लोग थे वही लैटिन लैंग्वेज को जानते थे, बाकी के लोग उससे अ, अपरिचित थे, मीन्स उनको ये चीज मिल नहीं पाता था। और इवन जो एजुकेशन था वो बहुत ही संकीर्ण था, बहुत ही नैरो था। और इसमें जो मोस्टली मेमोराइजेशन का काम था, इसमें बिना किसी रीजनिंग के या क्वेश्चनिंग के, इसमें सिर्फ मेमोराइजेशन का काम था कि आप जो भी पढ़ रहे हैं उसको आप मेमोराइज करो। ना ही उसका कोई कारण था और ना ही इसमें आप कोई क्वेश्चन कर सकते थे। और जितना भी लर्निंग था वो डोमिनेट किया जाता था ब्लाइंड फेथ मीन्स अंधविश्वास के ऊपर। जितना भी लर्निंग था वो सब अंधविश्वास के ऊपर बेस्ड था। ऐसी कंडीशंस में नेचुरली या फिर क्या कह सकते हैं कि जो साइंस था उसका शायद ही कोई डेवलपमेंट हुआ हो। इसमें से कुछ ऐसे अटेम्प्ट है रिवाइवल के, पुनरुद्धार के, कि इसमें जो रियल इंटेलेक्चुअल क्रिएटिविटी था उसका तो कोई नामो निशान नहीं था। लेकिन जो एजुकेटेड मेंबर्स थे प्रिस्टली क्लास के, वो मोनास्टिक ऑर्डर्स देते थे और वो ट्राई करते थे रिकॉपी करने का और प्रिजर्व करने का अपने मेजर वर्क्स को रोमन लिटरेचर का, मीन्स अगर वो कुछ जानते थे वो उसको प्रिजर्व करने की कोशिश करते थे। एटलीस्ट ये जो रिवाइवल ऑफ लर्निंग था वो कब स्टार्ट हुआ था, अ, इसका शुरुआत एटलीस्ट हुआ था, और वो कब हुआ था 11th और 12th सेंचुरीज में। और ये जो पीरियड है उसमें थोड़ा सा सिग्निफिकेंट देखने को मिला कि इसमें लिटरेचर में थोड़ा सा प्रोडक्शन हुआ, क्योंकि जो लिटरेसी था वो बहुत ही लो लेवल पे था। और सेम केस आर्टिस्टिक प्रोडक्शन में था इस पीरियड में। लेकिन जो यूनिक स्टाइल था जिसमें डेवलप किया गया मनुस्क्रिप्ट के इलस्ट्रेशन पे, मीन्स मनुस्क्रिप्ट में तो होता है हाथों से लिखा हुआ स्क्रिप्ट। और हम लोग देखें तो ये भी कहा जाता था कि ये जो पीरियड था उसमें जो कल्चरल अटेनमेंट था वो बहुत ही कम था। यूरोपियंस जो सभ्यता थी इस समय वो बहुत ज्यादा पिछड़ी हुई थी कॉन्टेम्पररी नेबरिंग सिविलाइजेशन बाइजेंटाइन की तुलना में और इस्लामिक दुनिया की तुलना में, मिस जो इस्लामिक वर्ल्ड था उसके और बाइजेंटाइन की तुलना में। The prosperity and relative peace of the period from the 10th century brought about a consequent change in the cultural life of the period. This period witnessed rise in literacy with the spread of primary education and the opening of universities. There was an attempt at the acquisition of classical knowledge as well as knowledge from the Arab civilization.
Thus, this period saw progress in knowledge and thought in Europe. It was an important step towards the intellectual flowering that took place during the modern period. तो ये जो खुशहाली था और ये जो पेस था वो 10वीं शताब्दी में उसका कंसिक्वेंट चेंज हुआ जो कल्चरल लाइफ में। ये जो पीरियड था उसमें लिटरेसी का राइज हुआ, प्राइमरी एजुकेशन का स्प्रेड हुआ और यूनिवर्सिटीज भी खुले इस पीरियड में। और वहाँ पे क्लासिकल नॉलेज और साथ में ही अरब सिविलाइजेशन का अटेम्पशन हुआ। इस पीरियड में बहुत सारे प्रोग्रेस देखे गए नॉलेज को लेकर यूरोप में। और एक इम्पॉर्टेंट स्टेप था इंटेलेक्चुअल फ्लावरिंग का, मीन्स आगे बढ़ने का मॉडर्न पीरियड की ओर। मीन्स जब शिक्षा स्टार्ट हुआ तो लोग धीरे धीरे करके स्टेप बाय मॉडर्न पीरियड की ओर बढ़ने लगे। नाउ बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ट्राई टू सॉल्व इन टेक्स्ट क्वेश्चंस 2.1। आपको क्वेश्चंस ये सॉल्व करने जरूरी है क्योंकि आप इससे ये पता लगा सकते हो कि आपने इस चैप्टर से कितना समझा, कितना इस चैप्टर को आप समझ पाए। हम लोग यूरोप के बाद पढ़ेंगे अरब सिविलाइजेशन ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड। अब अरब सभ्यताओं के बारे में मध्यकालीन दुनिया की जो अरब सभ्यता थी उसके बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। Arabia is a peninsula of deserts. Before the founding of Islam, most Arabs were Bedouins, that is, wandering camel herdsmen. Their main source of livelihood was pastoralism and the produce of the desert oases such as dates. Craft production was very limited, trade was sluggish, and urban development minimal. In the second half of the 6th century, the economy picked up some momentum due to a shift in long distance trade routes. There was an ongoing war between the two dominant neighboring empires of Arabia, namely the Roman and the Persian. Because of this wars, Arabia became a safer transit route than others for caravans going between Africa and Asia. Thus encouraged the growth of some important towns that took advantage of this trade. The most prominent of this was Makkah, which lay on the junction of some major trade routes. Makkah's position also derived from its local religious importance since the Kaaba. A pilgrimage shrine was located here. The Kaaba at that time served as a center of worship for diverse Arabian clans and tribes. This shrine was controlled by the Quraysh tribe, which played a powerful role in the economic life of Makkah. A brilliant civilization arose in Arabia in the medieval period, which influenced a large section of the world population. It owed its emergence to the birth of Islam, which was a significant development in world history. तो अब हम लोग अरब सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। अरेबिया एक पेनिनसुला है डिजर्ट्स का, और इस्लाम की खोज के पहले जो ज्यादातर जो अरब्स थे वो बेडॉन्स थे। मीन्स क्या कि जो लोग थे वो ऊँट को लेकर इधर उधर घूमते थे। उनका जो मेन सोर्स था जीवन यापन का वो पैस्टोरलिज्म था, और वो कुछ प्रोड्यूस करते थे डिजर्ट ओसेस सच एज डेट, मीन्स खजूर का वो प्रोडक्शन करते थे। जो क्राफ्ट प्रोडक्शन था वो बहुत ज्यादा लिमिटेड था, और इनमें जो ट्रेड था वो भी कम था। इसमें अर्बन डेवलपमेंट भी नाम मात्र का था। और सेकेंड हाफ 6th सेंचुरी के सेकेंड हाफ में जो इकोनॉमिक था मोमेंटम वो भी शिफ्ट हो चुका था लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड रूट्स में, क्योंकि यहाँ पे जो दो डोमिनेंट जो नेबरिंग एम्पायर्स थे अरब का, अरेबिया और का जो रोमन और जो पर्सियन, इनमें युद्ध चल रहा था, और इनकी युद्ध की वजह से इनका जो ट्रेड रूट है वो बहुत ज्यादा लंबा हो चुका था। जो अरेबिया था वो एक सेफर ट्रेड रूट हो गया था अफ्रीका और एशिया जाने के बीच का, और इसकी वजह से क्या हुआ कि जो कुछ इम्पोर्टेंट टाउन्स का ग्रोथ हुआ, और जिसकी वजह से ट्रेड को कुछ एडवांटेज मिला। जो मोस्ट प्रोमिनेंट था वो मक्का था। ये मक्का क्या था, तो हम देख सकते हैं कि मक्का एक ऐसा जंक्शन था जहाँ पे ट्रेड रूट्स था। ठीक है, मक्का को हम लोग ट्रेड रूट्स का जंक्शन बोल सकते हैं। मक्का का जो पोजीशन था वो भी लोकल रिलीजियस इंपॉर्टेंस था। काबा, मक्का में काबा है वो एक बोल सकते हैं तीर्थ स्थल है मुस्लिम्स का, जो कि यहाँ पे लोकेटेड है। और ये जो काबा है वो एक सेंटर ऑफ वर्शिप है, मीन्स पूजा का ये सेंटर पॉइंट है मुस्लिम्स के लिए, और जो अरेबियन और जो क्लैंस और ट्राइब्स हैं उनके लिए। ये जो श्राइन है वो क्वारिस ट्राइब के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, और इसमें जो पावरफुल रोल है मक्का का उसकी वजह से, इस श्राइन की वजह से है।
इकोनॉमिक लाइफ मीन्स जो इकोनॉमिक लाइफ जो मक्का का है वो इस श्राइन की वजह से, और जो ब्रिलियंट सिविलाइजेशन अरेबिया में मेडिवल पीरियड में अरोज हुआ, और इसका जो इन्फ्लुएंस, इसका जो प्रभाव है, हम लोग देख सकते हैं कि वर्ल्ड पॉपुलेशन पे किस तरह से पड़ा, और इसका जो इमर्जेंस है, किस प्रकार से इस्लाम का जन्म हुआ, और इसका जो डेवलपमेंट है वो पूरे विश्व के इतिहास पे क्या असर छोड़ता है। Prophet Muhammad, who spread Islam, was born in Makkah into the Quraysh tribe in 570 AD. He was brought up by his uncle since he was orphaned early in life. He grew up to be a prosperous trader, entering the service of a rich widow Khadija, whom he later married. Polytheism, or belief in many gods, was replaced by a strict monotheism, or belief in one god, which became the basis for this new religion known as Islam. And Muhammad was hailed as a prophet. At first, he was not very successful in gaining many converts amongst the Quraysh, except for a limited few, including his wife Khadija. Meanwhile, representatives of another town in the north called Yathrib invited Prophet Muhammad to come and resolve their local rivalries. In 1612 AD, Muhammad with his followers migrated to that town. That year of migration was called Hijra, and the town was renamed as Medina. He continuously began to organize his converts into a political as well as religious community. तो जो हम लोग प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। जो प्रॉफिट मोहम्मद थे जिन्होंने इस्लाम धर्म को फैलाया, उनका जन्म मक्का में क्वैरिस ट्राइब क्वैरिस की जनजाति में 570 एडी में हुआ था। वो अपने अंकल के द्वारा लाए गए थे क्योंकि वो अर्ली लाइफ स्टेज पे ही अनाथ हो चुके थे, और वो एक प्रॉस्पेरस ट्रेडर के रूप में बड़े हुए, और साथ में वो एक उनका जो सर्विस था वो एक अमीर विडो के खादिजा के साथ था, और मीन्स उनका जो सर्विस मीन्स जिनके साथ वो सर्विस करते थे, जिनके साथ वो ट्रेड करते थे, वो एक अमीर थी और विधवा थी खादिजा, ठीक है, जिनके साथ वो बाद में विवाह कर लेते हैं। और जो पॉलिथेइज्म था, पॉलिथेइज्म मीन्स होता है कि एक से ज्यादा ईश्वर पे विश्वास रखना, उसको रिप्लेस किया गया स्ट्रिक्टली मोनोथेइज्म से। मोनोथेइज्म मीन्स हुआ एक ईश्वर पे विश्वास रखना, और ये जो बेसिस था इस न्यू रिलीजन, उसे हम लोग इस्लाम के नाम से जानते हैं, और जो मोहम्मद थे उन्हें प्रॉफिट बोला गया। और फर्स्ट में ये बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं रहा पेरिश में, और फिर क्योंकि ये कुछ ही जो उनकी वाइफ थी खादिजा, ठीक है, यही लोग कुछ लोग थे जो इस धर्म को अपनाए थे। फिर क्या हुआ था कि जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे टाउन के नॉर्थ में याथरीब, जिन्होंने प्रॉफिट मोहम्मद को इनवाइट किया, और उन्होंने अपने बोला कि आप मेरे लोकल राइवल्स में जो आसपास जो मेरी युद्ध चल रहे हैं, छोटे से झगड़े चल रहे हैं, आप उसको सॉल्व कर दो। और 622 एडी में जो मोहम्मद थे अपने अनुयायी के साथ वहाँ जाके वो माइग्रेट कर जाते हैं, और उसी साल जो माइग्रेशन था उसको हिजरा बोला गया, हिजरा संवत जिसको हम लोग जानते हैं, और उस टाउन का नाम मदीना रखा गया। कंटिन्यूसली क्या हुआ कि जो पॉलिटिकल और जो रिलीजियस कम्युनिटी था उसको ऑर्गेनाइज किया गया। इन एन अटेम्प्ट टू स्प्रेड हिज फेथ टू मक्का, he and his followers conducted raids on caravans of the Quraysh. He finally succeeded in 630 AD and entered Makkah after defeating the Quraysh. The Quraysh submitted to the new faith, and the Kaaba henceforth became the main shrine of Islam. After the defeat of Makkah, other tribes throughout Arabia accepted the new faith. तो हम लोग देखेंगे कैसे कि जो मक्का में अपने विश्वास को स्प्रेड करने में वो और उनके जो फॉलोअर्स थे, प्रॉफिट मोहम्मद के जो फॉलोअर्स थे, उन्होंने क्या किया, कैरावंस किया क्वारिश में। उन्होंने फाइनली 630 में सक्सेसफुल उनको मिला कि वो सक्सेसफुल हो गए, और उन्होंने मक्का में एंटर किया क्वारिश को डिफीट करने के बाद। क्वारिस ने न्यू फेथ को सबमिट किया, और जो काबा था वो एक मुख्य श्राइन बन गया था इस्लाम धर्म के लिए। और मक्का के डिफीट होने के बाद जो अदर ट्राइब्स थे पूरे अरेबिया में, उन्होंने नए फेथ को एक्सेप्ट किया। इस्लाम हैज सिंपल डॉक्ट्रिन्स। द वर्ड इस्लाम means absolute submission to God and adherence to faith. The followers of this faith are known as Muslims.
Islam teaches that there is only one God. Prophet Muhammad is believed by Muslims to be the last and greatest prophet of God. They also recognize and prophets of the Jews and last and greatest prophet of God. They also recognize the prophets of Christians. Muslims believe in the day of judgment when the pious would be granted eternal life in paradise and the wicked would be damned. Quran is the holy book of the Muslims, which is a completion of the revelations that Prophet Muhammad was believed to have received from God. These steps include dedication to a life of morality and compassion, adherence to some set religious observances like prayer and fast at stipulated times, charity, pilgrimage to Mecca, and frequent recitation from the Quran. Apart from the Quran, the Sunnah or practices of the Prophet and Hadith or sayings of the Prophet also set the norms for desirable behavior among Muslims. In Islam, there are no intermediaries between the individual and God. Instead of press, there are only religious scholars who have the authority to comment on the religion and religious laws. Islam also preaches equality of all. Islam has many similarities in doctrine and beliefs with Judaism and Christianity. So हम लोग यहाँ पे इस्लाम के बारे में पढ़ रहे हैं, तो आपको इस एग्जाम में इस्लाम के ऊपर नोट्स भी लिखने के लिए आ सकता है. सो आप लोग यहाँ पे जो इस्लाम का नोट्स मैं पढ़ा रही हूँ उसे आप लोग थोड़ा ध्यान से देख लो. इस्लाम के कुछ सिंपल डॉक्ट्रिन्स है, सिंपल उनके कुछ लॉज है. जो वर्ड इस्लाम है उसका मतलब क्या हुआ? पहले इसका मतलब हुआ एब्सोल्यूट सबमिशन टू गॉड, मीन्स पूरी तरह से भगवान की ओर समर्पित होना और इसमें पूरी तरह से फेथ करना, इनके ऊपर विश्वास करना. जो फॉलोअर है इस फेथ के उन्हें मुस्लिम्स बोला जाता है. इस्लाम क्या शिक्षा देता है? इस्लाम शिक्षा देता है कि हमारे जो भगवान है सिर्फ एक ही है और जो प्रॉफिट मोहम्मद थे उन्होंने विश्वास था कि जो मुस्लिम्स जो थे वो लास्ट और ग्रेटेस्ट प्रॉफिट थे भगवान के. उन्होंने रिकॉग्नाइज किया कि जो प्रॉफिट और जो ज्यूज है वो क्रिश्चियन के जैसे हैं. मुस्लिम ने बिलीव किया क्या डे ऑफ जजमेंट के ऊपर जब जो पायस थे उनको ग्रांट किया गया था इटर्नल लाइफ पैराडाइज में और वो विक्ट थे. ठीक है. जो कुरान है वो हॉली बुक है मुस्लिम्स का और इसके जो प्रॉफिट मोहम्मद है उनको विश्वास था कि ये भगवान के हैं. ठीक है, भगवान के बंदे हैं. और ये जो स्टेप्स है इंक्लूड डेडिकेशन टू अ लाइफ, इसमें मोरालिटी है, कॉम्पैशन है, फिर कुछ हद तक रिलीजियस ऑब्जर्वेंस जैसे कि प्रेयर करना है, फिर टाइम टू टाइम किस प्रकार से प्रेयर करना है, फिर चैरिटी करना है, किस तरह से मक्का का जाके मक्का के तीर्थ पे जाके अपना वहां पे प्रार्थना कर रहा है. और इसमें भी बहुत कुछ जो इस्लाम है वो रिसीट कैसे कुरान को पढ़ना है. कुरान को पढ़ना मुस्लिम्स में मीन्स बहुत जरूरी माना गया है. कुरान के अलावा जो सुन्ना प्रैक्टिस, सुन्ना क्या था? सुन्ना या प्रैक्टिस जो था प्रॉफिट का या फिर हादिस और जो सेंस था प्रॉफिट का वो एक सेट था जिसमें डिजायरेबल बिहेवियर था मुस्लिम्स के बीच में कि कैसे आप एक अच्छी बिहेवियर करते हो आपस में. इस्लाम में कोई भी इंटरमीडियरीज नहीं था, मीन्स कोई भी बीच वाला नहीं था कि वो इंडिविजुअल और गॉड के बीच में इंटरमीडियरीज का काम करे. और प्रिस्ट के जगह पे वहां पे सिर्फ एक ही धार्मिक विद्वान होंगे जिनके पास ऑथोरिटी रहेगा कि वो धर्म और धार्मिक कानून के ऊपर कमेंट कर सके. इस्लाम भी यही प्रीच किया, मीन्स यही बताया कि हम लोग सब समान है, इक्वालिटी का वो भी शिक्षा दिया. इस्लाम का जितना सिमिलरिटीज है, जितने भी डॉक्ट्रिन्स है, जितने भी बिलीफ्स है वो जुडाइज्म और क्रिश्चियनिटी से मिलता जुलता है. वेल, चैप्टर अभी कंप्लीट नहीं हुआ है. नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक कवर अप होगा. तब तक के लिए इस चैप्टर का इंटेक्स क्वेश्चन बनाने का प्रयास करें. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू एवरीवन.